जैसा कि हमने बताया है कि पहली चीज़ तो ये कि आज JRM इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन समारोह है। उसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दी है। उससे हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम दिया। इसके साथ ही मैं स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एक्टिविटीज़ करानी है, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम करेंगे। इसमें हम कुछ नया प्रदेश के लिए करने वाले हैं, जैसे रोबोटिक लैब है, कोडिंग डिकोडिंग है, स्पोर्ट्स एकेडमी है और एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो कार्यक्रम सरकार ने निर्धारित किए हैं उस हिसाब से हम स्टडी पर काम करेंगे। हॉस्टल की सुविधा का प्रावधान हमने किया है, वो अभिभावकों की डिमांड पर डिपेंड करता है कि जिन बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए वो हम अवेलेबल कराएंगे। बैगलेस के बारे में हमने बात की थी, तो अभी हमने उसकी शुरुआत की है क्लास फर्स्ट तक के बच्चों को हमारी कोशिश है कि हम उनको होमवर्क ना दें। जितना होमवर्क कराना है, जो एक्टिविटी करानी है वो हम स्कूल में ही करा के भेजेंगे। उसके साथ हमने स्पोर्ट्स एकेडमी का प्लान किया है कि स्पोर्ट्स एकेडमी में वॉलीबॉल, शूटिंग और क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की है। इसके साथ बास्केटबॉल का भी हमने प्रावधान किया है, टेबल टेनिस है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता है, तो हमने उसका भी प्रावधान किया है। स्पोर्ट्स एकेडमी के अलावा हम नवोदय की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिक विद्यालय की जो एंट्रेंस टेस्ट बच्चे हमारे क्षेत्र के बड़ी संख्या में देते हैं, उसके लिए भी हमने अपनी तैयारी की है कि डिमांड के हिसाब से हमें जो भी उनको कोचिंग देनी पड़ेगी, जिस तरह से भी उनकी डिमांड होगी वो हम उनको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चैतन्य जी, राइट नाउ जो ऑफर हमने अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए और रेवाड़ी शहर के लिए, सबके लिए ही एक कॉमन ऑफर है कि अभी अगर आप हमारे साथ एनरोल कराते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो राइट नाउ एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा जो कि किसी को भी ज़्यादा लगे। और जो फैसिलिटी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो यहाँ पे लेवल पे स्कूल्स काम कर रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ के ही फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। मैं बस इतना ही कहना इतनी स्कूल देखिए, अभी अगर जैसे मैं आपको अपने स्कूल का विजिट कराऊंगा, सबसे पहले पेरेंट का ना यहाँ पे आकर देखना ज़रूरी है कि हम अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो हम कैसे अलग कर रहे हैं। तो अलग करने का, जैसे आज हमने एक कार्यक्रम करा जहाँ पर हमने सभी सरपंचों को आसपास के बुला के और पार्षदों को बुला के हमने उनका सम्मान किया। तो वो सम्मान एक दर्शाता है कि हम उनके क्षेत्र के जो बच्चे हैं हम उनका एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और जब वो यहाँ आएंगे तो भी वो देख पाएंगे कि हमने क्या फैसिलिटी यहाँ पर रखी हुई है जो उनके बच्चों को मिल सकती है। ऑफकोर्स सी बात है, वो यहाँ देखेंगे तभी आगे बात करेंगे, सिर्फ बातों से नहीं होता है, राइट। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक देखेगा। सबसे पहले तो मैं रूपेला एंड परिवार को बधाई देना चाहता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी तैयारी के साथ आज नया स्कूल खोलने जा रहे हैं। वैसे तो ये शिक्षा के क्षेत्र से पुराने जुड़े हुए हैं, इनको अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, और मैं लगता है कि शिक्षा ही आधार हमारे जीवन का है और उसमें ये बेखूबी काम भी कर रहे हैं। मैं इनको भी बधाई देने के साथ साथ परमात्मा की भी प्रार्थना करूँगा और इनको सामर्थ्यवान ताकतवर बनाए, ताकि समाज का भला शिक्षा से होने वाला है। और वो एक ज़माना हमने देखा था कि लोग करनाल में कॉलेज स्कूल में जाते थे, दूर दूर से बड़ी अप्रोचों से जाते थे कि नहीं कुंजपुरा में, आपको शायद ध्यान है कि नहीं। हमारे ज़माने में तो कुंजपुरा का ही नाम था, लेकिन आज कुंजपुरा जैसे तो हमारे हर गली मोहल्ले में स्कूल खुल रहे हैं। आज लोगों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए आज एक माहौल और परिस्थिति भी सरकार ने देने का काम किया है और टैलेंट के आधार पर आज नौकरियाँ मिली। अभी हाल ही में जब अभी लिस्ट निकली थी उसमें आपने देखा कि हमारे पूरे जिला रेवाड़ी के 486 बच्चे हैं, इसमें 300 मेरे विधानसभा के हैं। तो ये परिणाम है अच्छी शिक्षा का। अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए लोगों को रोजगार के अवसर इस दक्षिणी हरियाणा में मिल रहे हैं। सर, अभी आप बात कर रहे थे विजय, मोदी जी भी बढ़ा रहे हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी बढ़ा रहे हैं। पिछले बजट में हमने उसका प्रोविजन भी करा था
6 लाख की इनकम वाले बच्चों के लिए हम फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं, फ्री में फॉरेन लैंग्वेज सिखाएं। लेकिन मैंने उस समय भी सदन में बोला था, मैंने कहा जी फॉरेन लैंग्वेज तो जिनको चाहिए उनको फ्री में ही सिखाओ। तो उसका सरकार ने प्रोविज़न किया है, क्योंकि जहां हम एकेडमिक शिक्षा, जहां हमारी टेक्निकल शिक्षा के साथ साथ वहां जाके हम विदेशों में फेल हो जाते हैं। और वैसे तो मुझे नहीं कहना कि फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा दुनिया को सबक भी मोदी जी ने सिखाया है। जब अमेरिका गए तो 70,000 लोगों को, लाख लोगों को संबोधित करके आए थे। तो अमेरिका को भी लगने लग गया था कि आज हिंदुस्तानियों के बिना अमेरिका कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ, और आज विदेशों से डिमांड आ रही है हमारे एजुकेशनिस्ट की, हमारे शिक्षार्थियों की, और हमारे टेक्निकल व्यवसाय प्राप्त कर चुके उन लोगों की भी। और इसके साथ साथ मोदी जी ने सब काम करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विश्वकर्मा स्कीम भी लेके आए, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, 15,000 की किट भी देंगे जो काम करना चाहते हैं, और 1 लाख का लोन 4% इंटरेस्ट पे देंगे, और उसको 18 किस्तों में वापस लेंगे। अगली साल 2 लाख रुपए देंगे। तो उनको बिजनेस कमाना सिखाने के लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर का नारा भी हमारा महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में मेरे यहाँ कोसली विधानसभा में आपने देखा, अगर हम MSME का भी एक सेक्टर ला रहे हैं, जिससे ये टेक्निकल लोग उसका लाभ ले पाएंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे, और घर में ही उनको अवसर मिलेंगे तरक्की करने के। सर, शिक्षा के साथ साथ रोजगार मिले। अपने इलाके के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, बावल के अगर बात करें हम, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। इस और क्या कदम सरकार के, क्या प्रयास आपके? नहीं, देखिए उसमें तो निरंतर सरकार ने तो पहले ही 70% कर रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया, वरना तो हमने तो पहले ही प्रोविजन कर रखा है। और मैं अपने इलाके के नौजवानों से भी ये कहूँगा कि आप उसमें काम करने जाएं, अपने तरक्की करने जाएं, ना कि दूसरे कामों के लिए, क्योंकि उससे कई बार क्या होता है कि उद्योगपति जो है, इंडस्ट्री वाले कमाने आते हैं, वो किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए कोई नौकरी के लिए मना नहीं है। लेकिन निवेश बढ़ेगा तो नौकरियां भी मिलेंगी, निश्चित तौर निवेश भी बढ़ेगा क्या अपने इलाके के अंदर भी? बिल्कुल निवेश बढ़ेगा। अभी निवेश ही बढ़ा है। निवेश के साथ साथ अभी आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी राव इंद्रजीत के प्रयास से एम्स का उद्घाटन करके आए। कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे। एक नया सिटी बसने जा रहा है। तो धन्यवाद, अवसर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। और आज आपने बाईपास देखे हैं, जापान की तर्ज पे बन रहे हैं। और यह कणुका मोड़ उद्घाटन समारोह, और इस समारोह में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं उसके लिए तहे दिल से महेंद्र रूपाल जी, सारी मैनेजमेंट, सारे परिवार का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों को प्रेरणा स्वरूप प्रवचन दे रहे, बातें बता रहे प्रोफेसर SK शर्मा जी, मैं शर्मा जी, तो ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत शर्मा जी, मेरी छोटी बहन, प्रदेश की प्रवक्ता, जो पार्टी की रीति नीति को बड़ी मजबूती से पूरे प्रदेश और देश के सामने मीडिया में रखती है, वंदना पोपली जी, पूनम जी, यहाँ में बहुत सारे, केशव जी में बहुत सारे। शिक्षा के तौर पर ही हमारा क्षेत्र किसी समय बड़ा पिछड़ा माना जाता है। हर क्षेत्र में, हर किसी के भी कोई क्राइटेरिया कर ले, तो ये आज इतना बड़ा आयोजन किया है कि इस आयोजन को देखकर कुछ पेरेंट्स आए और यहाँ पर दाखिला करें। लेकिन हम लोगों की कुछ एक मानसिकता है, हर एक पेरेंट्स की मानसिकता रहती है, मेरा बच्चा क्लास में प्रथम आए। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्योंकि प्रथम तो टॉप तो एक ही करेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को, क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी हम लोगों को देखने के मिल रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में रोज देखते हैं कि हम अपने बच्चों पे इतना प्रेशर बनाते हैं कि तू डॉक्टर बन, तू MBBS के एंट्रेंस को क्लियर कर, तू जो है नीट को क्लियर कर, JEE को क्लियर कर, और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कितने बच्चे वहां सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि मैं शिक्षा के केंद्र में खड़ा होकर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि बच्चे के टैलेंट को पहचानें, और ईश्वर ने इस दुनिया में जिसको भी भेजा है उसको कोई ना कोई टैलेंट देके भेजा है। कमी रह जाती है तो हमें उस बच्चे के टैलेंट को पहचानने की। मेरा एक छोटा सा देवता है 4-5 साल का, उसको टैलेंट है, वो भगवानों की अभी से उसको क्या लेना देना भगवान का। उसके पास जितने, किसी पुजारी के पास नहीं होंगे, कोई पंडित उससे शास्त्रास्त्र नहीं कर सकता जितना उसको भगवानों के बारे में उसको ज्ञान।
सारा दिन पेंटिंग करता रहता है, स्कूल नहीं जाता वो। स्कूल के नाम पे उसके पेट में दर्द होता है कि कभी कान में दर्द होता है, लेकिन उसको भगवान ने वो टैलेंट दिया हुआ है। और हम लोग भी कहते हैं कि जो टैलेंट दिया हुआ है कोई बात नहीं, जिसके टैलेंट को इसको निकालो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक को ईश्वर ने एक अलग कलाकृति बना के भेजा है। हमें आवश्यकता है उसके उस को पहचानने की कि ईश्वर ने इसको क्या स्पेशल दे के भेजा है। और वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वो कला भी हो सकती है, वो एजुकेशन भी हो सकती है, वो कोई और क्षेत्र भी हो सकता है, पत्रकारिता भी हो सकती है। मतलब इतने आयाम है। पहले तो बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमएससी कर लिया, ज्यादा से ज्यादा किया तो लॉ कर लिया। अब तो इतने कोर्सेज नई पॉलिसी के अंदर और इस हिंदुस्तान के अंदर एक से एक जो हम लोगों ने कभी पढ़े नहीं, हम कभी सुने नहीं, ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं। क्योंकि इतना ये जो विकसित होता हुआ भारत है, जो 2047 का मोदी जी ने जो सपना देखा है कि विकसित भारत होने वाला है, तो विकसित भारत के लिए सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने बच्चे के गुण को पहचाने और हम उसको उस लाइन का ऊपर उस डायरेक्शन में उसको लेके जाएंगे तो वो आपके परिवार का ही नाम नहीं करेगा, वो जिले का ही नाम नहीं करेगा, वो प्रदेश का नाम नहीं करेगा, वो दुनिया के अंदर देश का नाम भी करेगा। ये संकल्प लेके हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। आज मैं अपनी ओर से इस सुंदर आयोजन के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मंच संचालन कर रही थी मेरे परिवार की बहुत लाडली निशी भार्गव 40 साल से, क्योंकि इनके ससुर साहब, इनके हस्बैंड मेरे बहुत छोटे भाई थे, वो अविनाश इस दुनिया में नहीं है, और 2 भाई और थे, लेकिन इनके पापा मुझे अपना सबसे बड़ा बेटा मानते थे। 3M1 कार्यक्रम में उपस्थित आप सब को, और मुझे लगता है रूपेला जी के साथ निरंतर आप सबका लाड प्यार और दुलार बना रहा है, इसीलिए सब लोग आप यहाँ पे आए हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा महेंद्र जी को और उनके परिवार को। अगर जंगल में मंगल जो करने का काम किया है, तो आपको परमात्मा और शक्तिवान और ऊर्जावान और सामर्थ्यवान बनाए, ताकि ठीक इसी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते रहें। और आज आपने देखा भी है, वर्षों से इस कार्य में लगे भी हुए हैं पूरा परिवार, और वर्षों से सेवा भी कर रहे हैं। बहुत सारे इनकी संस्थाओं से निकल के आज सेवारत भी हो रहे हैं, समाज का काम भी कर रहे हैं। और ये दुनिया की दौलत जब फीकी पड़ जाती है, जब आज से 20 साल पहले पढ़ाया हुआ बच्चा और चरणों के हाथ लगा के कहता है कि मैं आपके संस्थान से पढ़ा हूं और मैं आपसे सीखा है और मैं आज वहां उस शिखर पे हूं, तो उस दिन मुझे पता है कि दुनिया की सारी खुशियां उस शिक्षण संस्थान को भी, उस टीचर को भी तय ही मिल जाती है। और वही काम में, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा काम है जिससे अगले की कामयाबी के पीछे आपका आधार जुड़ा, आप नींव के पत्थर बन के उसको संवारने का काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने संस्था में संवरते भी देखा है, क्योंकि मैं वर्षों से, मेरे ख्याल में ज्यादा साल तो नहीं पर 30 साल से पुराना संबंध तो रूपेला जी का हमारा रहा ही है। और 30 साल से जब देख रहे तो कहते हैं ना कि तो इन्होंने तराशने का बच्चों को काम किया है। वो कहते हैं गाड़ी में 2 पत्थर जा रहे थे, और जो पत्थर जा रहे थे तो गाड़ी में ही वार्तालाप कर रहे थे पत्थर आपस में, बोला हम एक ही खदान के हैं, एक ही रंग रूप के हैं, लेकिन आपको तो मूर्ति के आकार का भगवान की जगह रखा जाएगा, पूजा जाएगा। और दूसरा पत्थर कहने लगा मेरे को फर्श में लगाया जाएगा, मेरे पे तो लोग पैर रख के जाएंगे, लेकिन आपकी पूजा करेंगे, भगवान के स्थान पर रख के पूजा करेंगे। तो कहने लगा अब जब मुझे शिल्पीकार छोटी छोटी हथौड़ी मार रहा था, तो भगवान की मूर्ति के आकार का पत्थर कहने लगा, जब शिल्पीकार मुझे गढ़ रहा था, बना रहा था और चोटें मार रहा था, तो मैं उन चोटों को सहन करता चला गया, और उन चोटों के सहन के कारण ही
आज मैं भगवान के स्थान पे विराजमान हूँ, उस पे जाके बैठूंगा। और तू इसलिए फर्श पे लगेगा क्योंकि जब तेरे को शिल्पीकार गढ़ रहा था, एक ही चोट में टूट के तू बिखर गया, तो बिखरने का मतलब ही यही है। यही जीवन का सच्चा सार भी है, यही शिक्षण संस्थाओं का आधार भी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर जो बोला, इसलिए हम भले ही एक खदान के हैं, भले ही एक रंग रूप के हैं, लेकिन ये अंतर केवल अच्छे शिल्पीकार के कारण है। मेरे देश में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आजादी के समय हमें देश को अच्छा शिल्पीकार मिल जाता, तो चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ था, हम क्यों पीछे रह गए? उसके पीछे असली शिल्पीकार मिल जाता। लेकिन क्या पढ़ाया गया इतने सालों में? बोलो 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश था। मिट्टी तो वही है, कुम्हार ढंग का उसको मिल जाता है तो उसी मिट्टी का वो भगवान की मूर्ति बना सकता है और उसी मिट्टी से भिक्षा पात्र तैयार कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा शिल्पीकार अगर इस मुल्क को भी मिल जाता है, सरदार पटेल के रूप में, सुभाष चंद्र बोस के रूप में, तो मैं ये समझ सकता था कि आज हमारा कहीं चाइना से बहुत बड़ा कद होता। लेकिन आज पिछले 10 साल से निरंतर हमें एक अच्छा शिल्पीकार मिला है, और उस शिल्पीकार का ही कारण है कि आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा? क्योंकि गुरु शिष्य की कहानी तो परंपरा है, तो इतिहास तो बहुत गहरा है। हमारे यही से लोगों ने गुरु की परंपरा सीख के पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। कहते हैं 1,98,58,58,117 वर्ष पहले जब पहली बार सूर्य धरती पे आया, जब दुनिया के लोगों ने आंख नहीं खोली थी, जब पूरी दुनिया का नेतृत्व भारतवर्ष करता था कि नहीं करता था? तो इसलिए कहते हैं आज भी फिर से वो दौर आया है, वरना ये शिल्पीकार ने सरों में जनगण मन पर सीधा खड़ा होना नहीं आ रहा था। भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आने